नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर है देश की राजधानी दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी पर। दिल्ली पुलिस ने इस चोरी के मास्टरमाइंड को पकड़ने का दावा किया। लोकेश श्रीवास नाम के जिस युवक को गिरफ्तार किया गया वो कोई मामूली चोर नहीं है, बल्कि एक सुपर चोर बताया जा रहा है। बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देता है। सबसे हैरानी की बात यह कि करोड़ों की चोरियों को अकेले ही वो अंजाम देता है। दिल्ली के भोगल में गहनों की दुकान से हुई 25 करोड़ की चोरी को भी उसने अकेले ही अंजाम दिया था। ये इतनी बड़ी चोरी थी कि दिल्ली पुलिस शुरुआत में इसे किसी बहुत बड़े संगठित गिरोह का काम मान रही थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि लोकेश नाम के इस सुपर चोर ने अकेले ही छत काट कर इस चोरी को अंजाम दिया। और दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कई चौंकाने वाले दावे किए। पुलिस के मुताबिक इतनी बड़ी वारदात को सिर्फ एक बदमाश ने अंजाम दिया, यानी 25 करोड़ रुपए के सोने के जेवरों की चोरी की वारदात को सिर्फ एक बदमाश ने अंजाम दिया। और पुलिस ने दिल्ली के भोगल में 3 दिन पहले हुई उस 25 करोड़ की चोरी का मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास को बताया। पुलिस ने उसे छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करने का दावा किया। लोकेश के पास से पुलिस ने चोरी के उन जेवरों में करीब 18.5 किलो सोने के गहने बरामद करने का भी दावा किया। पुलिस ने दावा किया कि रविवार की रात लोकेश वहां अकेला पहुंचा और उसने दुकान में घुसने के लिए पत्थर काटने वाले कटर का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक वो कटर की मदद से उस दुकान की दीवार को काटकर वहां सेंध लगाने में कामयाब रहा। पुलिस ने बताया कि वो आरोपी सोमवार को पूरा दिन उसी दुकान के अंदर था और शाम को वहां से चोरी के जेवर लेकर बाहर निकला। पुलिस का कहना है कि उसे पता था कि वो दुकान सोमवार के दिन नहीं खुलती, इसीलिए वो अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले गया था। और दिल्ली में करोड़ों के जेवर चोरी करने के आरोप में पकड़े गए लोकेश नाम के आरोपी के बारे में पुलिस ने हैरान करने वाले कुछ और दावे भी किए। पुलिस ने आरोपी लोकेश को देश के सबसे शातिर चोरों में एक बताया और सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने में उसे माहिर बताया। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने दावा किया कि उसने दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी करने से पहले भी कई ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिन्होंने लोगों के साथ साथ पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस के मुताबिक दिल्ली की तरह ही उस पर हैदराबाद में भी करोड़ों की चोरी करने के आरोप लगे थे। पुलिस ने दावा किया कि वो छतों और दीवारों को काटकर चोरी करने में माहिर है। और आरोपी लोकेश अपने साथ एक मिनी जनरेटर रखता है जिसका वो कटर चलाने में इस्तेमाल करता है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से उस कटर को भी बरामद किया जिसके जरिए उसने दिल्ली में जेवरों की उस दुकान में सेंध लगाई। पुलिस ने दावा किया कि उस कटर को आरोपी ने खुद डिजाइन किया है। इस बीच पुलिस की गिरफ्त में आ चुके आरोपी लोकेश श्रीवास तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस के लिए गूगल सर्च बड़ी मददगार साबित हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भोगल की उस गहनों की दुकान में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मार रही थी। और इसी बीच शातिर आरोपी लोकेश श्रीवास का एक साथी छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ लग गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली पुलिस को लोकेश के बारे में बताया, जिसके बाद वारदात के आरोपी लोकेश श्रीवास की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही दिल्ली पुलिस ने गूगल सर्च की मदद ली। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गूगल सर्च में लोकेश श्रीवास की जो तस्वीर पुलिस को मिली उसका मिलान वारदात से जुड़े सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे लोगों से किया गया, जिससे पुलिस को बड़ी लीड मिली और उसने लोकेश श्रीवास का नंबर भी हासिल कर लिया। और जब पुलिस ने उसके नंबर की लोकेशन चेक की तो वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मिली। इसके बाद पुलिस ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी वीडियो चेक किए, जिनमें एक वीडियो में वो कश्मीरी गेट बस अड्डे से बस का टिकट लेता दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस उसे तलाश करते हुए छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई। उधर पाकिस्तान में एक बार फिर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ कि पाकिस्तान के साथ ही पूरी दुनिया दहल गई। वहां बलूचिस्तान प्रांत के मस्तंग शहर में आतंकियों ने एक मस्जिद के पास आत्मघाती हमला किया, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि इस हमले में 70 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। और ये धमाका उस वक्त हुआ जब बलूचिस्तान के मस्तंग शहर में एक मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में लोग पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। तभी वहां आत्मघाती धमाका हुआ जिसने पूरे इलाके को थर्रा कर रख दिया। इस हमले के बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाके के बाद वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई लोग एम्बुलेंस से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते नजर आए। इसी तरह की एक तस्वीर शहर के एक अस्पताल से भी सामने आई, जिसमें वहां हर तरफ धमाके में घायल हुए लोग दिखाई दिए, जिनमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई गई। इस आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। वहीं बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री ने पूरे प्रांत में 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया। हालांकि इस हमले के बाद बलूचिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ने धमाके की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। और इसी तरह आतंकियों ने हमला कर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को भी धर्रा दिया। लेकिन यहां आतंकियों ने हमला बलूचिस्तान की तरह मस्जिद के बाहर नहीं बल्कि मस्जिद के अंदर किया, जिसमें वहां मौजूद कई लोगों की मौत हो गई।
और 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू शहर की एक मस्जिद को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वहां नमाज पढ़ने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई थी। तभी मस्जिद के अंदर हुए एक आत्मघाती धमाके ने पूरे शहर को दहला दिया। बताया गया कि धमाके की वजह से मस्जिद की छत गिर गई, जिसके नीचे 30 से 40 लोग दब गए, जिन्हें निकालने के लिए वहां फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। छत के मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनें बुलाई गईं, जिनकी मदद से 12 से ज्यादा लोगों को मलबे के नीचे से निकाल लिया गया। इससे पहले जुलाई में भी खैबर पख्तूनख्वा में एक रैली के दौरान आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 23 बच्चों समेत करीब 54 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में उस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली थी। लेकिन दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू शहर में आतंकी बड़ी तबाही मचाने की तैयारी में थे, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहर की मस्जिद पर हमले के लिए एक नहीं बल्कि 2 आत्मघाती हमलावर कार से पहुंचे। और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक आतंकियों की उस कार में विस्फोटक भरा हुआ था, लेकिन मस्जिद के बाहर पुलिस के जवानों ने दोनों आत्मघाती हमलावरों को चेकिंग के लिए रोक दिया। बाद में पुलिस ने एक हमलावर को गेट पर ही मार गिराया। बताया गया कि फायरिंग की आवाज सुनकर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे लोग बाहर निकल आए। इसी आपाधापी में दूसरे आत्मघाती हमलावर ने मस्जिद में घुसकर खुद को उड़ा लिया। हंगू शहर से जो वीडियो सामने आया उसमें मस्जिद के बाहर खड़ी एक कार के पास एक आदमी का शव दिखाई दिया। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि ये शव उसी आत्मघाती हमलावर का है जिसे मस्जिद में घुसने की कोशिश करने के दौरान वहां तैनात पुलिस के जवानों ने ढेर कर दिया था। लेकिन अगर दोनों आतंकी मस्जिद में घुस जाते या फिर विस्फोटक से भरी कार को मस्जिद की दीवार से टकराकर खुद को उड़ा देते तो वहां बड़ी तबाही मच जाती। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को दहलाने वाले इन 2 हमलों के पीछे आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का ही हाथ है, क्योंकि दावा है कि 1 रोज पहले उसके आतंकियों पर पाकिस्तान के दबाव के बाद तालिबान ने बड़ी स्ट्राइक कर दी। और अमेरिका के मीडिया के मुताबिक तालिबान ने उसके करीब 200 आतंकियों को पकड़कर जेल में डाल दिया। माना जा रहा है कि इसी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले TTP ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दहला दिया, क्योंकि कुछ रोज पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से आए अवैध शरणार्थियों को बाहर निकालने का फैसला लिया था। पाकिस्तान का आरोप है कि ये लोग न सिर्फ ड्रग्स तस्करी में शामिल हैं, बल्कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए TTP की मदद भी करते हैं। और दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के इस फैसले से घबराकर ही तालिबान ने TTP पर यह कार्रवाई की। इसी वजह से TTP पाकिस्तान पर बुरी तरह तिलमिलाया हुआ है और इसीलिए वो पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाने की कोशिश में। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि TTP के लड़ाके पाकिस्तान में और भी बड़े हमले करने की तैयारी में जुटे हैं। उधर यूरोप के देश हॉलैंड में बंदूक लेकर सड़क पर निकले हमलावर ने ऐसा तांडव किया कि वहां कई मासूम लोगों की लाशें भिज गईं। हॉलैंड में क्राइम रेट काफी कम है, इसलिए इस वारदात ने सिर्फ वहां ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि 32 साल के उस हमलावर ने वहां के रॉटरडम शहर में दिन दहाड़े अकेले ही 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए उस हमलावर ने रॉटरडम शहर के एक यूनिवर्सिटी अस्पताल को निशाना बनाया। अस्पताल के अंदर बंदूक लिए उस आदमी को देखकर लोगों के बीच भगदड़ मच गई। अपनी जान बचाने के लिए नर्स और डॉक्टर अस्पताल से भाग खड़े हुए। मरीजों को भी बाहर निकाला गया। बताया गया कि बंदूकबाज सीधा उस यूनिवर्सिटी अस्पताल के एक क्लासरूम में घुसा और वहां पढ़ा रहे एक टीचर को गोली मार दी। उसने वहां आग भी लगा दी, मगर इस खबर की भनक लगते ही हॉलैंड एक्शन में आ गया। आसमान में हेलीकॉप्टरों ने मोर्चा संभाल लिया। वहीं पुलिस के स्पेशल कमांडो पूरी तैयारी के साथ अस्पताल में घुसे और आखिरकार 32 साल का वो हमलावर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मगर उसका टारगेट सिर्फ अस्पताल ही नहीं था, बल्कि अस्पताल पर धावा बोलने से पहले वो बंदूकबाज एक घर में घुसा था। वहां भी हमला करने का उसका तरीका बिल्कुल अस्पताल जैसा ही था, क्योंकि उस हमलावर ने पहले उस घर में मौजूद एक महिला और उसकी बेटी की गोली मारकर हत्या की और फिर वहां भी आग लगा दी। अपना मकसद पूरा होने के बाद वो आदमी वहां से फरार हो गया और सीधा अस्पताल में दहशत मचाने पहुंचा। बताया गया कि 32 साल का हमलावर उसी मेडिकल यूनिवर्सिटी का छात्र था जिसके अस्पताल पर उसने हमला किया। इस बीच दिल्ली के समयपुर बादली में दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में सामने आए नए वीडियो ने सनसनी मचा दी। इस वीडियो में कुछ बदमाश हथियारों के दम पर गहनों की एक दुकान के अंदर लोगों को बंधक बनाते दिखे। 2 दिन पहले हुई इस वारदात में उन बदमाशों पर लाखों रुपए का सोना लूटने का आरोप लगा। और उनमें एक वीडियो में तो वो तीनों बदमाश वारदात से पहले एक मोटरसाइकिल से वहां आते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने जेवरों की उस दुकान से कुछ पहले अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और पैदल ही उस दुकान तक पहुंचे। उन्होंने वारदात से पहले उस दुकान के बाहर खड़े होकर आपस में बात भी की। इसके बाद उनमें 2 बदमाश जेवरों की उस दुकान के अंदर चले गए, जबकि तीसरा साथी वहीं बाहर खड़ा रहा। वहीं दूसरे वीडियो में वो तीसरा बदमाश भी उस दुकान के अंदर आता दिखा। इसके बाद उन्होंने हथियार निकाले और दुकान के अंदर मौजूद लोगों को धमकाया, जिससे वहां जो जहां बैठा था वहीं बैठा रहा और तीनों बदमाशों ने उस दुकान को लूटा। करीब 1.5 मिनट में उन्होंने लाखों रुपए के जेवर लूटे और फरार हो गए। इस बीच पटना में लगे कुछ पोस्टरों की वजह से एक नई बहस छिड़ गई।
पटना में कुछ लोगों ने बिहार से अलग राजपुताना नाम के नए राज्य की मांग करते हुए पोस्टर लगा दिए। आरोप लगाया गया कि यह मांग संसद में आरजेडी सांसद मनोज सिन्हा की पढ़ी कविता के बाद उठी, क्योंकि उस कविता के जरिए उन पर ठाकुर यानी राजपूत समुदाय के लोगों के अपमान का आरोप लगा था। माना जा रहा है कि उसी के बाद बिहार के 7 जिलों सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, रोहतास और औरंगाबाद को मिलाकर एक नया राज्य बनाने की मांग कर दी गई। ये वो जिले हैं जहां राजपूत समुदाय के लोगों की जनसंख्या ज्यादा बताई जाती है। अब नए राज्य की मांग कर दी गई है या पोस्टर लगाकर। जानकारी के मुताबिक ये पोस्टर सिद्धार्थ क्षत्रिय नाम के कांग्रेस नेता ने लगवाए, जिनमें बाकायदा मनोज झा की तस्वीर लगाकर उनकी कविता का विरोध भी किया गया। इस दौरान ये आरोप लगाया गया कि मनोज झा ने राजपूत समुदाय के लोगों का अपमान किया, इसीलिए नए राजपुताना राज्य की मांग की गई। इधर पंजाब में लगातार दूसरे दिन भी किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी रहा, जिसकी वजह से पूरे राज्य में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि वहां जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कुछ के रूट बदल दिए गए, जिसकी वजह से वहां यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंजाब के जलंधर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें किसान रेल की पटरियों पर बैठे दिखे। वहां उन्होंने रेलवे ट्रैक पर गद्दा बिछाकर और उसके ऊपर टेंट लगाकर अपना डेरा जमा लिया, जबकि कुछ आंदोलनकारी रेलवे प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए नजर आए। यही नहीं, पंजाब के मोगा से भी ऐसी ही तस्वीरें आई, जिनमें किसान संगठन से जुड़े लोग हाथ में झंडे लेकर प्रदर्शन करते दिखे। वहां बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने रेलवे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह घेर लिया और सरकार से मुआवजे की मांग की। उसके लिए हम लोग 50,000 करोड़ से भी ज्यादा पैकेज की मांग करते हैं। उत्तर भारत में आई बाढ़ की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग कर रहे किसान संगठनों ने 3 दिन का रेल रोको आंदोलन छेड़ दिया, जिसके दूसरे दिन भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन किया। और इसका असर चंडीगढ़ में दिखा। वहां भी मुआवजे की मांग करते हुए किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी वजह से अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि वहां हुए प्रदर्शन की वजह से गाड़ियों का लंबा जैम लग गया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां उसमें बुरी तरह फंस गईं। जिसके बाद देखते ही देखते दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद वहां जैम खुलवाने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस दौरान धरने पर बैठे किसानों और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन इस बीच प्रदर्शन करने वाले किसानों ने पुलिस कर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया और हंगामा करने लगे। उधर पाकिस्तान में लाइव शो के दौरान हुई मारपीट की एक घटना ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भद्द भिड़वा दी, क्योंकि इस घटना के वायरल हुए वीडियो में इमरान खान और नवाज शरीफ की पार्टी के नेता लाइव शो के दौरान ही भिड़ते दिखे, और उन दोनों के बीच लाइव शो के दौरान ही स्टूडियो में लात घूंसे चलने लगे। वीडियो में दिखा कि पहले इमरान खान की पार्टी के नेता और नवाज शरीफ की पार्टी के नेता के बीच बहस शुरू हुई। इसके बाद बहस करते करते अचानक इमरान खान की पार्टी के नेता अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने नवाज शरीफ की पार्टी के नेता को जोरदार चांटा मार दिया, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई और चैनल का स्टूडियो जंग के अखाड़े में बदल गया। इस दौरान दोनों के बीच जमकर गाली गलौज भी हुई। हालांकि स्टूडियो में मौजूद एंकर और बाकी लोगों ने बीच बचाव कर किसी तरह मामला शांत करवाया, लेकिन लाइव शो के दौरान हुई इस मारपीट से पाकिस्तान का एक बार फिर सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक माफिया सरगना अशरफ अहमद का साला सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से पुलिस के जाल में फंस गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही वो फरार चल रहा था। सूत्रों ने बताया कि फरारी के दौरान वो अपने 4 दोस्तों के संपर्क में थे और लगातार मोबाइल नंबर बदलकर बातें करता रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सद्दाम को दबोचने के लिए यूपी एसटीएफ की एक टीम उसकी महिला मित्रों पर नजर रख रही थी। पुलिस ने इन चारों महिलाओं के मोबाइल नंबर को सर्वेलेंस पर भी डाल रखा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद फरार हुए सद्दाम ने देश भर में 7 शहरों में ठिकाने बदले और अपने दोस्तों के नाम से लिए गए 10 से ज्यादा सिम कार्ड का इस्तेमाल किया, जिनके जरिए वो प्रयागराज में रहने वाली 2 महिला मित्रों, बरेली में 1 और दिल्ली में रहने वाली एक महिला मित्र से बातें करता था। और इसी बातचीत के दौरान यूपी एसटीएफ को पता चला कि वो दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रह रहा है, जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये अपनी महिला मित्र के साथ उस फ्लैट में रह रहा था और ये लगातार अपना ठिकाना दिल्ली में ही बदल रहा था। फरवरी में हुए उमेश पाल हत्याकांड में सद्दाम को भी पुलिस ने आरोपी बनाया था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उधर महिलाओं के कपड़े पहनकर वीडियो बनाने वाले टिकटॉक स्टार नूरुल सफ्फार की हत्या पर इराक 2 धड़ों में बंट गया, क्योंकि कुछ लोग उनकी हत्या के विरोध में खड़े हो गए, जबकि कई लोगों ने इसका समर्थन कर दिया। 4 दिन पहले इराक की राजधानी बगदाद में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन वहां कई लोगों ने उनकी मौत पर शोक जताया, तो वहीं कुछ कट्टरपंथियों ने गोली चलाने वाले हमलावर की तारीफ की। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक मारे गए टिकटॉक स्टार नूरुल सफ्फार BM नाम के अकाउंट से टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करते थे। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर 3.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। अपने कई वीडियो में वो महिलाओं की तरह कपड़े पहने और मेकअप किए नजर आ चुके हैं और इसी वजह से वो इराक में कट्टरपंथियों के निशाने पर थे।
CNN के मुताबिक इराक में टिकटॉक स्टार की हत्या को वहां समलैंगिक समुदाय के खिलाफ उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इराक की पुलिस ने इस घटना को एक आपराधिक घटना मानकर जांच शुरू कर दी। इधर दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में त्योहारों के बीच पटाखों की खरीद और बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। ये फैसला बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए लिया गया, जिसका मतलब यह हुआ कि गुरुग्राम में दिवाली पर लोग पटाखों की बिक्री या उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जिला प्रशासन के मुताबिक ये फैसला वहां 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि ग्रीन क्रैकर्स यानी कम प्रदूषण वाले पटाखों पर रोक नहीं लगाई गई। इस बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप खेले जाने से पहले वार्म अप मैच में भारत का पहला मुकाबला इंग्लैंड की टीम से होगा। यह मैच गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और दोपहर करीब 2 बजे इस वार्म अप मैच की शुरुआत होगी। लेकिन आशंका है कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस मैच में बारिश खलल पैदा कर सकती है। उधर जापान से एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। वहां के फुकुशिमा चिड़ियाघर में एक शेर ने खाना खिलाने वाले को ही अपना निवाला बना लिया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। जापान की मीडिया के मुताबिक जब उस आदमी ने उस शेर को खाना खिलाने के लिए उसके पिंजरे का दरवाजा खोला, तभी उस शेर ने उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे पिंजरे में खींच लिया। जिसके बाद उस शेर ने उस आदमी की गर्दन पर कई वार किए, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जापान की मीडिया के मुताबिक फुकुशिमा चिड़ियाघर में काम करने वाले लोगों ने जब उस आदमी की तलाश की तो वो आदमी उस शेर के पिंजरे में खून से लथपथ हालत में मिला और उसकी गर्दन और चेहरे पर चोट के कई निशान थे। इस घटना के सामने आने के बाद उस चिड़ियाघर में काम करने वाले कर्मचारी खौफ में आ गए। इधर गुजरात के नर्मदा जिले में धार्मिक यात्रा के दौरान भड़की हिंसा से पूरा गुजरात दहल गया। आरोप लगाया गया कि यात्रा पर हुए पथराव के बाद वहां तनाव का माहौल पैदा हो गया और भीड़ बेकाबू हो गई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ लगातार पथराव करती रही, जिससे पूरे इलाके में तनाव फैल गया। वहां से आई तस्वीरों में सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े नजर आए, जिनके बीच लोग इधर उधर भागते दिखे। बताया गया कि बजरंग दल की तरफ से शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई थी। आरोप लगाया गया कि यात्रा के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने उन पर पथराव कर दिया, जिसके बाद वहां हिंसा भड़क गई। वहां हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को तितर बितर करना पड़ा। इस बीच गुजरात के वडोदरा में भी गणेश विसर्जन के दौरान हुई हिंसा से तनाव बढ़ गया। आरोप लगाया गया कि गणेश विसर्जन का जुलूस जैसे ही वहां के एक गांव से गुजरा, कुछ लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे वहां हिंसा भड़क गई। वहां से जो तस्वीरें आई उनमें कुछ लड़के घर की छत से पत्थर फेंकते दिखे, जिसके बाद वहां भीड़ बेकाबू हो गई। ऐसे में पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिसके बाद पुलिस उन लड़कों का पीछा करते हुए उस घर की छत पर पहुंच गई, लेकिन तब तक वो लड़के वहां से भाग चुके थे। आरोप लगाया गया कि गणेश विसर्जन का जुलूस जैसे ही वहां के मंजूसर गांव से गुजरा, कुछ लड़कों ने उस घर की छत से पत्थर फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक पथराव के बाद सभी लड़के गांव से भाग गए। ऐसे में पुलिस उनकी तलाश में जुट गई और 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उधर भारत के सख्त रुख के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सुर अचानक बदल गए। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के करीब 10 दिन बाद ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने के लिए बड़ा बयान दे दिया और उन्होंने माना कि भारत तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जबकि ये वही ट्रूडो हैं जिन्होंने कनाडा की संसद में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप भारत पर मढ़े थे। यहाँ तक कि उन्होंने हत्या से जुड़े सबूत और जानकारी भी भारत के साथ साझा करने का दावा किया था। ट्रूडो के लगाए इन बेतुके आरोपों के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खी आ गई। भारत ने भी कनाडा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और उसे उसी की भाषा में जवाब दिया और सरकार के सूत्रों का दावा है कि इसी वजह से ट्रूडो के सुर अचानक बदल गए। कनाडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रूडो ने भारत को दुनिया की उभरती ताकत बता दिया। India is a growing economic power and important geopolitical player. हालांकि अपने बयान में ट्रूडो ने एक बार फिर निज्जर की हत्या का जिक्र करते हुए भारत से इस मामले की जांच में मदद करने की अपील की। और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को अमेरिका ने बड़ा झटका दे दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान निज्जर की हत्या का मुद्दा ही नहीं उठाया, जिससे ट्रूडो की उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्योंकि ट्रूडो ने यह उम्मीद जताई थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के सामने निज्जर की हत्या का मुद्दा जरूर उठाएंगे। The Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is. लेकिन ब्लिंकन ने एस जयशंकर के साथ हुई मुलाकात के दौरान खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या का मुद्दा न उठाकर ट्रूडो को करारा झटका दे दिया। और इन दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद अमेरिका की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें निज्जर और कनाडा का जिक्र तक नहीं किया गया। और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक ब्लिंकन और एस जयशंकर के बीच इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, भारत की G20 अध्यक्षता, स्पेस और ग्रीन एनर्जी पर बात हुई।
उधर खबर है कि भारत के एक्शन के बाद कनाडा सरकार वहां रहने वाले खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती बढ़ाने को मजबूर हो गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां एक गुरुद्वारे के बाहर लगी भारत विरोधी होर्डिंग को कुछ लोग हटाते नजर आए। क्योंकि कनाडा की सरकार ने गुरुद्वारे के बाहर लगी होर्डिंग को तुरंत हटाने के आदेश जारी किए थे। खालिस्तान समर्थकों की तरफ से लगाई गई होर्डिंग में भारत के 3 राजनयिकों के खिलाफ भड़काने वाली बातें लिखी थीं और उन्हें वांटेड बताया गया था। 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार बताते हुए खालिस्तानी आतंकियों ने ये होर्डिंग गुरुद्वारे के बाहर लगाई थी और बाद में इसकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दिया था। हालांकि भारत के एक्शन के बाद कनाडा सरकार ने सख्ती दिखाई और इस होर्डिंग को हटवा दिया। खालिस्तान समर्थकों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव चरम पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने खालिस्तानी आतंकी की हत्या के झूठे आरोप भारत पर लगाए, जिसके बाद दोनों देशों के संबंधों में खटास आ चुकी है। इस बीच कनाडा की पोल खोलती एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने जस्टिन ट्रूडो की पूरी सरकार का खालिस्तान प्रेम उजागर कर दिया, क्योंकि उस तस्वीर से साफ हो गया कि कनाडा के सिर्फ प्रधानमंत्री ही खालिस्तानी आतंकियों के समर्थक बने नहीं फिर रहे, बल्कि उनकी सरकार में खालिस्तानी आतंकियों के दोस्त भरे पड़े हैं। सामने आई उस तस्वीर में कनाडा के मंत्री और ट्रूडो के खासम खास जिमी धालीवाल एक खालिस्तानी आतंकी के साथ नजर आए, जिसे देखकर कोई बच्चा भी बता दे कि जिमी धालीवाल की उस खालिस्तानी आतंकी से दोस्ती कितनी गहरी है। तस्वीर में कनाडा सरकार में मंत्री जिमी धालीवाल हाथ में बर्गर लिए दिखे और उनके साथ खड़ा आदमी खालिस्तानी आतंकी परवकार सिंह दुलई बताया गया। फोटो में कनाडा के मंत्री किसी सामान्य पोज में नहीं बल्कि खालिस्तानी आतंकी के हाथ से आइसक्रीम खाते नजर आए। कनाडा के मंत्री जिमी धालीवाल की खालिस्तानी आतंकी परवकार सिंह दुलई से ये करीबी तब है जब कनाडा सरकार खुद परवकार सिंह दुलई को संदिग्ध मानती है और इसी वजह से उसने 2018 में एक नोटिस जारी किया था जिसमें परवकार सिंह दुलई को नो फ्लाई कैटेगरी में डालने के आदेश दिए गए थे। पर जिमी धालीवाल को इन आदेशों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो 1984 में सेना के ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए खालिस्तानी आतंकी जरनैल सिंह भिंडरावाले को भी शहीद बता चुके हैं। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी यूथ विंग बनाकर सिख समुदाय से जुड़े कम उम्र के लड़कों को गुमराह कर उन्हें आतंकी बनाने में जुट गए, ताकि भारत के शहरों पर हमले कर आतंकी निज्जर की हत्या का बदला लिया जा सके। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि आतंक का ये पूरा खेल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर खेला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत में शांति नहीं चाहता। इसलिए वो आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का बदला लेने के लिए खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने में जुटा है। खुफिया सूत्र बताते हैं कि ISI के इशारे पर ही कनाडा और दूसरे देशों में मौजूद खालिस्तानी आतंकियों ने अलग से एक यूथ विंग बनाया है, ताकि उसके जरिए वो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद सिख समुदाय के लड़कों को बरगलाकर उन्हें आतंक की राह पर धकेल सके। खुफिया सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी यूथ विंग का सरगना भगत सिंह बराड़ है, जो पाकिस्तान में छिपे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़े का बेटा है, जिस पर ISI के इशारे पर भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा के साथ चल रहे विवाद के बीच बांग्लादेश ने भारत का समर्थन कर दिया। बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने कनाडा को खालिस्तानी आतंकियों का गढ़ बता दिया और कनाडा के खिलाफ बांग्लादेश के विदेश मंत्री का यह गुस्सा उसकी प्रत्यर्पण नीति पर फूटा, जिसमें कनाडा ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के हत्यारे नूर चौधरी के प्रत्यर्पण से साफ इनकार कर दिया। इधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ज़का अशरफ ने भारत को दुश्मन मुल्क बता दिया और उनका यही बयान उन्हें बहुत भारी पड़ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने इस बयान के बाद वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के निशाने पर आ गए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया से बातचीत करते हुए भारत को दुश्मन मुल्क बताया। मोराल इनका अप होना चाहिए जब ये किसी दुश्मन मुल्क में या किसी जगह भी खेलने जाए। जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो उन्हें भारत में हुए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के स्वागत की तस्वीरें देखने की नसीहत दे डाली। उन्होंने ये बयान ऐसे वक्त पर दिया जब हैदराबाद पहुंची पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों ने अपने स्वागत के लिए भारत की तारीफ की, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख ज़का अशरफ ने भारत को दुश्मन मुल्क बता दिया, जिसके बाद उनके इस बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। लेकिन दुश्मन मुल्क वाले बयान पर मचे बवाल के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष ज़का अशरफ के सुर बदल गए, जिसके बाद भारत की तारीफ में उन्होंने एक बयान जारी कर दिया और उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए भारत पहुंची पाकिस्तान क्रिकेट टीम के शानदार स्वागत की प्रशंसा की। इसके साथ ही ज़का अशरफ ने यह सफाई दी कि वो भारत और पाकिस्तान की टीम को एक प्रतिद्वंद्वी के तौर पर देखते हैं, न कि दुश्मन के तौर पर। इधर मध्य प्रदेश में 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने के बाद बीजेपी एक और बड़े केंद्रीय मंत्री को टिकट दे सकती है। ये नाम केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हो सकता है और ये अटकलें इसलिए लगाई जाने लगी क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की बड़ी नेता यशोधरा राजे ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, जिसके बारे में मध्य प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष ने भी बताया और जानकारी दी कि यशोधरा ने अपनी सेहत की वजह से चुनाव लड़ने से इनकार किया। उनके हेल्थ इश्यूज को लेकर उन्होंने आज नहीं लगभग
3-4 महीने पहले से उन्होंने ये कहा था। लेकिन इस बीच यशोधरा राजे का कुछ हफ्ते पहले दिया गया वो बयान चर्चा में आ गया जिसमें उन्होंने डंके की चोट पर शिवपुरी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। मैं तो अस्थायी कब से हो गई, मैं तो स्थायी हूँ, मुझे कहीं और जरूरत ही नहीं है जाने के लिए। जबकि मध्य प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने कई महीने पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था और अपनी सेहत को वजह बताया था क्योंकि कोरोना की वजह से यशोधरा राजे 4 बार बीमार पड़ी। हालांकि यशोधरा राजे के मना करने के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व की ओर से औपचारिक ऐलान आना बाकी है क्योंकि मध्य प्रदेश की शिवपुरी सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है जिस पर बीजेपी का 25 साल से कब्जा है। इस सीट पर बीजेपी 1993 से लगातार जीत रही है और यशोधरा राजे शिवपुरी सीट से 4 बार विधायक रहीं। वो इस सीट से 1998, 2003, 2008 और 2018 में चुनाव लड़ी और जीती। 2018 में उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को 28,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। यही नहीं, वो मध्य प्रदेश की खेल मंत्री भी हैं और ग्वालियर से 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं। लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। सूत्र बता रहे हैं कि वो 1 साल का ब्रेक लेना चाहती हैं, जबकि इससे पहले खबर आई थी कि यशोधरा राजे अपनी सीट बदलना चाहती हैं, लेकिन अब तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। और ये खबर ऐसे समय आई जब सूत्रों ने खबर दी कि 1 अक्टूबर को अमित शाह भोपाल का दौरा कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ सकती है और अटकलें लगी कि इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल हो सकता है। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी एक और केंद्रीय मंत्री पर दांव खेल सकती है क्योंकि यशोधरा के मना करते ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम उड़ने लगा। बीजेपी नेताओं से तो इस पर खुलकर सवाल पूछे गए। तो अब ये कह सकते हैं कि अगर बुआ नहीं है तो भतीजे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उनको भी विधानसभा चुनाव में मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह 1 अक्टूबर को भोपाल का दौरा कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी की तीसरी लिस्ट के कई नाम फाइनल हो सकते हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम हो सकता है। वैसे बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता में बीजेपी की 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में सिंधिया के 5 समर्थकों का नाम शामिल है और सूत्र बता रहे हैं कि यशोधरा के मना करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी शिवपुरी से टिकट मिल सकता है। उधर कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की फिजूल खर्ची दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरोप लगाया गया कि यूएन की सभा में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम ने अपने काफिले को पेरिस में रुकवा दिया ताकि वो और उनका परिवार आईफल टावर का दीदार कर सकें। आरोप है कि इस दौरान उन्होंने वहां जो खाना खाया उसमें खाने की एक प्लेट की कीमत 300 यूरो यानी पाकिस्तानी रुपए में करीब 91,000 रुपए बताई गई। और ये बात सामने आते ही पाकिस्तान की कार्यवाहक प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लोगों के निशाने पर आ गए। यहाँ तक कि लंदन में रहने वाले पाकिस्तानी मूल के मानवाधिकार कार्यकर्ता आरिफ आजकिया ने तो इसे बेहद शर्मनाक बताया। उनके अलावा पाकिस्तान के कई और लोगों ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकर की जमकर आलोचना की। हैरत की बात तो ये रही कि यूएन की जिस सभा के लिए पाकिस्तानी पीएम काकर इतना महंगा काफिला लेकर पहुंचे, वहां बाकी देशों के केवल विदेश मंत्री शामिल हुए थे, जिसके बाद उनके उतावलेपन को लेकर भी उन पर निशाना साधा गया। इस बीच पाकिस्तान में नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन ने एक सर्वे में लोकप्रियता के मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का नाम सबसे ऊपर आया। नवाज शरीफ की पार्टी ने 3 अलग अलग कंपनियों के जरिए पूरे पाकिस्तान में ओपिनियन पोल कराया, जिसमें इमरान खान को 60% जबकि पूर्व प्रधानमंत्री और नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को 36% रेटिंग मिली। यही नहीं, इस सर्वे में यह भी सामने आया कि अगर पाकिस्तान में अभी चुनाव हुए तो नवाज शरीफ की पार्टी से ज्यादा इमरान की पार्टी पीटीआई को वोट मिलेंगे। उधर पाकिस्तान रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल और पेट्रोल खरीदने के जिस सौदे के लिए अपनी पीठ थपथपा रहा था, वहीं उसके गले की फांस बन गया। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने तो उस सौदे के मुताबिक लाखों टन एलपीजी गैस पाकिस्तान पहुंचा दी, लेकिन उसकी कीमत चुकाने में पाकिस्तान के हाथ पैर फूल गए। और जिस डील को पाकिस्तान अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा था, वही उसके लिए सिरदर्द बन गई। रूसी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के बीच हुए समझौते के तहत कच्चे तेल के बाद अब एलपीजी की खेप पाकिस्तान पहुंच गई, लेकिन जब इसकी कीमत चुकाने की बारी आई तो पाकिस्तान ने हाथ खड़े कर दिए। दावा तो यह भी किया गया कि पाकिस्तान ने कच्चे तेल की खेप का भुगतान अब तक नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद रूस ने उसकी हालत पर तरस खाकर उसे एलपीजी गैस पहुंचा दी। आशंका जताई गई कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर इस सौदे से बचने की जुगत में लगा हुआ था, लेकिन रूस ने गैस भिजवाकर उसकी समस्या बढ़ा दी, जिसका मतलब ये कि रूस के साथ हुआ उसका समझौता पाकिस्तान के लिए ऐसा निवाला बन गया जो ना तो उससे निगला जा रहा है, ना ही वो उसे उगल पा रहा है। इधर कोलकाता में राम मंदिर की तर्ज पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने पर सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर न्यू टाउन इलाके में पूजा पंडाल बनाने के लिए दी जाने वाली अनुमति में अड़ंगा डालने का आरोप लगा दिया और दो टूक कहा कि ममता बनर्जी की सरकार पूजा पंडाल के थीम से चिढ़ गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि न्यू टाउन में राम मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाने का प्लान था, जिसके लिए फरवरी में ही आवेदन दिया गया था, लेकिन समय पर अनुमति नहीं दी गई क्योंकि सरकार ने अड़ंगा लगा दिया। हम पूजा करेंगे, लेकिन राम मंदिर जो बनाने का प्लान था हम लोगों का, वो हम बना नहीं पाएंगे। वहीं टीएमसी ने पलटवार करते हुए बीजेपी पर राम मंदिर पर बेवजह सियासत करने के आरोप मढ़ दिए। आप राम मंदिर को सामने रखकर
वो साजिश चलाते हैं सारा देश में, कैसे राम को नाम को फायदा लेकर पावर में। टीएमसी ने यह भी आरोप लगा दिया कि पूजा पंडाल के नाम पर बीजेपी सरकारी जमीन पर अपना पार्टी दफ्तर बनाना चाहती है। उधर अर्जेंटीना में अगले महीने होने वाले चुनाव में अबॉर्शन से जुड़ा कानून बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। वहां सैकड़ों महिलाएं अबॉर्शन के अधिकार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आईं, क्योंकि उन्हें डर है कि राष्ट्रपति पद के मजबूत दावेदार कहे जा रहे खावियर मिलेई ये कानून बदलने के मूड में है। और इसी के विरोध में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में सैकड़ों महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, क्योंकि उन्हें डर है कि अर्जेंटीना में अगले महीने होने वाला चुनाव उनकी किस्मत बदल सकता है और उनसे अबॉर्शन का अधिकार छिन सकता है। क्योंकि राष्ट्रपति पद के मजबूत दावेदार कहे जा रहे खावियर मिलेई का बयान आया कि अबॉर्शन एक तरह का कत्ल है और इसे बंद करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने संकेत दिए कि चुनाव जीतने पर वो अबॉर्शन को गैर कानूनी घोषित कर सकते हैं, जिसके बाद अर्जेंटीना में उनका विरोध शुरू हो गया। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति पद के दावेदार खावियर मिलेई को ट्रंप का समर्थक माना जाता है और ट्रंप कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं जिनसे जाहिर हुआ कि वो महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार देने के खिलाफ है। और अर्जेंटीना की महिलाओं को भी उनसे यही अधिकार छीनने का डर सताने लगा, क्योंकि उन्हें यह अधिकार दशकों की लड़ाई के बाद मिला था। अर्जेंटीना की संसद में 2020 में इससे जुड़ा बिल पास हो गया था, जिसके बाद वहां की महिलाओं को 14वें हफ्ते तक अबॉर्शन कराने का अधिकार मिल गया था, जबकि इससे पहले केवल रेप पीड़ित महिलाओं को इसकी इजाजत थी या फिर किसी महिला को जान का खतरा होने पर अबॉर्शन कराने की अनुमति मिलती थी। लेकिन 2020 में अर्जेंटीना की संसद में इससे जुड़ा बिल पास हुआ और महिलाओं को अबॉर्शन कराने का हक मिला, जिसके बाद वहां 90,000 से ज्यादा महिलाओं ने अबॉर्शन करवाया। वैसे इस मामले में केवल अर्जेंटीना ही नहीं बल्कि उसके आसपास के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें अर्जेंटीना का पड़ोसी देश चिली भी शामिल है। इसके अलावा उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में भी महिलाओं के अबॉर्शन के अधिकार का मुद्दा गर्मा गया। वैसे मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ही अबॉर्शन को अपराध की कैटेगरी से निकाल दिया था, लेकिन बात तब फंसी जब कानून बनाने का अधिकार वहां के अलग अलग राज्यों की सरकारों को मिल गया, जिसकी वजह से वहां महिलाओं को प्रदर्शन करना पड़ा। अर्जेंटीना की तरह मेक्सिको में भी बड़ी संख्या में महिलाओं ने अबॉर्शन का कानूनी अधिकार पाने के लिए कड़े कानून की मांग की। मेक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले एक आदेश दिया था जिसमें अबॉर्शन को अपराध की कैटेगरी से निकाल दिया गया था और ये साफ कर दिया गया था कि अबॉर्शन कराने वाली किसी भी महिला पर मुकदमा नहीं चलेगा, जिसके बाद मेक्सिको के 12 राज्यों में अबॉर्शन को अपराध की कैटेगरी से निकाल दिया गया। लेकिन कई राज्यों में पेच फंस गया। यही नहीं, वहां की संसद में अब तक इससे जुड़ा कोई बिल पास नहीं हुआ है और न ही कोई पुख्ता कानून बना है। मेक्सिको में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं ने इसी की मांग की। इधर उत्तर प्रदेश के संभल के एक स्कूल से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने उस स्कूल की एक महिला टीचर को गिरफ्तार कर लिया। उस टीचर पर मुस्लिम छात्रों से एक हिंदू छात्र को पिटवाने का आरोप लगा और इसके बाद संभल पुलिस ने सेंट एंटनी स्कूल की उस टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जिसमें शाइस्ता नाम की टीचर पर स्कूल के मुस्लिम छात्रों से उस हिंदू छात्र को थप्पड़ लगवाने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि उस टीचर ने 5वीं क्लास के उस छात्र को सवाल का जवाब न दे पाने पर मुस्लिम छात्र से पिटवाया। ये घटना 26 सितंबर की बताई गई, जिसके बाद उस छात्र के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर शाइस्ता को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पंजाब के होशियारपुर में अकाली दल के एक नेता की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल से आए बदमाशों ने उस वक्त वारदात को अंजाम दिया जब अकाली नेता सुरजीत सिंह एक दुकान में बैठे थे और उसी वक्त हमलावर उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर वहां से फरार हो गए। पुलिस इस मामले में आपसी रंजिश के एंगल को भी ध्यान में रखकर जांच में जुट गई। इधर पंजाब में कोटकपूरा फायरिंग मामले में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल को राहत मिल गई। 2015 में पंजाब के कोटकपूरा गोलीकांड मामले में पुलिस पर ज्यादती के आरोप लगे थे और इस मामले में सुखबीर बादल को भी आरोपी बनाया गया था, जिन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत दे दी गई। इस केस में सुखबीर बादल के अलावा पंजाब के डीजीपी रहे सुमेध सिंह को भी जमानत मिल गई। उधर मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने यूरोप की एक भयानक लापरवाही की वजह से बांग्लादेश में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि यूरोप की कई कंपनियां पानी के अपने पुराने जहाजों को कबाड़ के लिए बांग्लादेश के तटों पर खतरनाक हालत में छोड़ रही हैं, जिसकी वजह से बांग्लादेश में कई मजदूरों की मौत हो चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया कि बांग्लादेश के मजदूर सुरक्षा के जरूरी इंतजामों के बिना ही यूरोप की कंपनियों के पुराने जहाजों को तोड़ते हैं। उनके पास न तो दस्ताने होते हैं, न मास्क और न ही पैरों में जूते। लेकिन बताया गया कि यूरोप और बांग्लादेश की कंपनियों को मजदूरों की तकलीफ से कोई मतलब नहीं, उनका जोर बस मुनाफा कमाने पर है। इस बीच येलो सी में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और कनाडा के साझा युद्ध अभ्यास पर चीन का पारा चढ़ गया। चीन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को जवाब देने के लिए समंदर के उसी हिस्से में युद्ध अभ्यास का ऐलान कर दिया। जानकारी के मुताबिक ये युद्ध अभ्यास अगले महीने होगा, क्योंकि 14 सितंबर को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और कनाडा ने येलो सी में साझा युद्ध अभ्यास किया।
और चीन के दरवाजे पर खड़े होकर उसे अपनी ताकत दिखाई, जिस पर भड़के चीन ने अगले महीने येलो सी में युद्धाभ्यास की तैयारी कर ली। यही नहीं, चीन के रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में अमेरिका को करारा जवाब देने का ऐलान किया। 美国究其盟友在中国家门口进行挑衅性军事行动。 समंदर के जिस हिस्से में अमेरिका के ड्रिल पर चीन भड़का वो येलो सी प्रशांत महासागर का हिस्सा है और ईस्ट चाइना सी के पूर्वी हिस्से का नाम है, जो चीन और दक्षिण कोरिया के बीच पड़ता है। और अमेरिका, दक्षिण कोरिया और कनाडा ने वहीं पर अपनी सेना उतारी और चीन के दरवाजे पर खड़े होकर उसे ललकारा, जिस पर चीन आग बबूला हो गया, क्योंकि चीन ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा मानता है। लेकिन अमेरिका के जंगी जहाज कई बार वहां बेधड़क घुसे, क्योंकि वो चीन की बनाई समुद्री सीमा को नहीं मानते। इधर एशियन गेम्स में छठे दिन भी 10 मीटर एयर पिस्टल और 50 मीटर राइफल इवेंट में भारतीय टीम ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर तिरंगे की शान बढ़ा दी, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों टीमों को ट्वीट कर बधाई दी। और ये शानदार जीत महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ईशा सिंह और पलक गुलिया की जोड़ी ने दिलाई, जबकि पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, स्वप्निल कुसाले और अखिल शोरान को बड़ी सफलता मिली। और एशियन गेम्स में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के सिंगल्स मुकाबले में भी भारत ने सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। इस इवेंट में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का मुकाबला चीन के खिलाड़ी से हुआ, जिसमें बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने सिल्वर मेडल जीत लिया। एशियन गेम्स में उन्हें मिली इस कामयाबी के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें बधाइयों का तांता लग गया। और एशियन गेम्स में 37 साल बाद भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली और उसके साथ ही एक पदक भी पक्का कर लिया। एशियन गेम्स में भारत का मुकाबला नेपाल की टीम से हुआ, जिसमें भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने नेपाल की टीम को करारी शिकस्त दे दी और एशियन गेम्स में इतिहास रच दिया, क्योंकि 1986 के बाद पहली बार ऐसा मौका होगा जब भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम एशियन गेम्स में पदक हासिल करेगी। और इन्हीं मेडलों के दम पर एशियन गेम्स के छठे दिन दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया, जबकि एक रोज पहले भारत 5वें स्थान पर था। एशियन गेम्स में छठे दिन भारत ने अलग अलग इवेंट में 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, जिससे एशियन गेम्स में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 32 हो गई, जिनमें 8 स्वर्ण, 12 रजत और 12 कांस्य पदक शामिल हैं। इस कामयाबी के साथ भारत एशियन गेम्स में 5 में से चौथे स्थान पर पहुंच गया। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अनाज पर झगड़े के बीच पोलैंड ने यूक्रेन पर मिसाइल से हमले का आरोप लगा दिया। पोलैंड की सेना के एक अधिकारी ने दावा किया कि पिछले साल नवंबर में उनकी सीमा में जो मिसाइल गिरी वो यूक्रेन की थी, जिसे ज़ेलेंस्की की फौज ने ही दागा था। उस हमले में पोलैंड के 2 नागरिकों की मौत हो गई थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पोलैंड की सेना के उस अधिकारी के दावे के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया। हालांकि अनाज के मुद्दे पर हुए झगड़े के बाद पोलैंड और यूक्रेन एक दूसरे पर भड़के हुए हैं। यहाँ तक कि नेटो के सदस्य देश पोलैंड ने यूक्रेन को हथियार देने से भी मना कर दिया, जबकि पोलैंड जंग की शुरुआत से यूक्रेन का साथ देता आया है। सबसे पहले यूक्रेन को फाइटर जेट देने की घोषणा पोलैंड ने ही की थी। इतना ही नहीं, पोलैंड के प्रधानमंत्री ने ही जर्मनी से यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक देने की सिफारिश भी की थी। जंग शुरू होने के बाद पोलैंड यूक्रेन के लाखों लोगों को पनाह भी दे चुका है। इस बीच यूरोप के देश सर्बिया और कोसोवो के बीच जंग जैसे हालात बन गए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोसोवो ने अपने गांव पर हुए भीषण हमले के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहरा दिया। यही नहीं, कोसोवो की राष्ट्रपति ने तो सर्बिया को धमकी तक दे डाली, जिसके बाद कोसोवो और सर्बिया के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए। यही नहीं, कोसोवो की पुलिस ने सर्बिया की सीमा के पास छापेमारी की और वहां जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती कर दी। कुछ दिन पहले कोसोवो में सर्ब समुदाय के हमलावरों ने एक गांव पर धावा बोल दिया था, जिसके बाद पुलिस और सर्ब समुदाय के करीब 30 हथियारबंद लोगों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद कोसोवो ने आरोप लगाया कि हमलावर सर्बिया से आए थे और उन्हें ट्रेनिंग से लेकर हथियार तक सर्बिया ने ही दिया था। यही नहीं, कोसोवो की राष्ट्रपति ने तो सर्बिया को धमकी दे डाली। कोसोवो पहले सर्बिया का ही हिस्सा था, लेकिन 2008 में उसने खुद को एक आजाद देश घोषित कर दिया था। पर सर्बिया कोसोवो को अपना ही हिस्सा मानता है। कोसोवो का उत्तरी हिस्सा सर्बिया की सीमा से लगता है, इसलिए उस इलाके में बवाल मचा रहता है। उधर अफ्रीकी देश नाइजर में हुए एक भीषण हमले में 12 सैनिकों की मौत हो गई। नाइजर में कुछ महीने पहले ही सेना ने तख्ता पलट कर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और उसके बाद से ही वहां हिंसक प्रदर्शन जारी है। इस बीच वहां की राजधानी नियामे से करीब 190 किलोमीटर दूर उसकी सेना के 12 जवानों पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि उस इलाके में अलकायदा और आईएसआईएस समेत कई आतंकी संगठन एक्टिव हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्हीं के इशारे पर नाइजर में लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि इस हमले के बाद नाइजर के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना ने पलटवार करते हुए 100 विद्रोहियों को मार गिराया, साथ ही उनके हथियारों के जखीरे को भी तबाह कर दिया। इधर मजबूत ग्लोबल संकेतों की वजह से शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार खरीदारी दिखी और आईटी को छोड़कर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाकी सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान पर बंद हुए, जिससे सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 65,828 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 114 अंकों की तेजी के साथ 19,638 के स्तर पर पहुंच गया।
इस बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने तमिल एक्टर विशाल के सेंसर बोर्ड के कुछ अधिकारियों पर रिश्वत लेने के आरोप लगाने के बाद तुरंत एक्शन लिया। मंत्रालय ने ट्वीट कर इन आरोपों को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और साथ ही इस बात की जानकारी दी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को इस मामले की जांच के लिए मुंबई भेजा गया। इसके साथ ही मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वो सेंसर बोर्ड से जुड़े भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों की भी जानकारी दें। इससे पहले तमिल एक्टर विशाल ने अपनी फिल्म मार्क एंटनी के हिंदी वर्जन को लेकर सेंसर बोर्ड के कुछ अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाया। उनके मुताबिक मुंबई के दफ्तर में उनके साथ ये घटना हुई और उनकी फिल्म मार्क एंटनी के हिंदी वर्जन के लिए उनसे सेंसर बोर्ड के कुछ अधिकारियों ने रिश्वत मांगी। I had to pay a sum of 6.5 lakhs unofficially. एक्टर विशाल की ये तमिल फिल्म 15 सितंबर को रिलीज हुई थी। इधर कर्नाटक से सामने आई खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर कर्नाटक में बंद बुलाया गया था, जिसके बाद राज्य के कई इलाके सुनसान नजर आए। और बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां बंद की वजह से बेंगलुरु आने जाने वाली 44 उड़ानों को रद्द कर दिया गया। राज्य में बंद के ऐलान के बाद दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल, होटल और रेस्टोरेंट पूरी तरह बंद रहे, जबकि कई नेशनल हाईवे भी सुनसान दिखे। यहां तक कि कई जिलों में स्कूल और कॉलेज भी बंद रखे गए। वहीं बंद के दौरान कर्नाटक के कई जिलों में कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन भी किए गए। प्रदर्शनकारी कहीं पोस्टर और झंडे लेकर तो कहीं मटके लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। मंड्या में कई पूर्व सैन्य अधिकारी भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि बेंगलुरु में प्रदर्शन कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। उधर उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिको में ड्रग्स माफिया से लड़ने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने सेना को मैदान में उतार दिया, क्योंकि मेक्सिको के चियापास में ड्रग्स माफिया ने पूरे इलाके को अलग थलग कर दिया। उन्होंने वहां बिजली काट दी, सड़कों को ब्लॉक तक कर दिया, जिसके बाद हालात संभालने के लिए सेना को मैदान में उतरना पड़ा। मेक्सिको की सरकार ने सेना का लंबा चौड़ा काफिला वहां के चियापास प्रांत भेजा, जिसने जमीन से आसमान तक पूरे इलाके को घेर लिया, क्योंकि मेक्सिको के इस इलाके में ड्रग्स माफिया ने सरकार की नाक में दम कर दिया और चियापास प्रांत में सड़कें ब्लॉक कर दी। कई इलाकों में तो बिजली भी काट दी गई। चियापास प्रांत मेक्सिको के दक्षिणी हिस्से में है, जिसकी सीमा मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला से लगती है, जहां से ड्रग्स की तस्करी होती है और पूरे इलाके में ड्रग्स माफिया फलते फूलते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने सीधा सरकार को ललकारा और पूरे इलाके को मेक्सिको से अलग थलग करने की कोशिश की, जिसके बाद मेक्सिको की सरकार ने उंगली टेढ़ी कर दी और हथियारों से लैस सेना के जवानों को चियापास भेज दिया। इस बीच पूरी दुनिया में मशहूर लंदन के 129 साल पुराने ऐतिहासिक टावर ब्रिज में आई एक दिक्कत की वजह से पूरे शहर का ट्रैफिक रुक गया। लंदन के सैकड़ों लोग ब्रिज के दोनों छोरों पर फंस गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिज ठीक तरह बंद ही नहीं हो पाया। और सामने आई तस्वीरों में लंदन के टावर ब्रिज के दोनों हिस्से बीच हवा में अटके नजर आए। टावर ब्रिज टेम्स नदी के ऊपर बना है, मगर वो कोई आम पुल नहीं है। उसके ऊपर से गाड़ियां जरूर दौड़ती हैं, लेकिन जब नीचे नदी से नावों को गुजरना होता है तो ब्रिज दो टुकड़ों में खुल जाता है। ऐसा ही इस बार भी हुआ। हालांकि इस बार एक नाव को रास्ता देने के लिए टावर ब्रिज खुल तो गया, लेकिन फिर बंद ही नहीं हुआ। वो बीच हवा में ही अटक गया और आधे घंटे से ज्यादा देर तक अटका ही रहा। इस वजह से लंदन में लंबा चौड़ा जाम लग गया। इधर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान सरकारी विभागों के बजट को खर्च करने के आरोप लगे। आरोप है कि आजम खान के मंत्री रहते उनकी यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय 6 सरकारी विभागों ने 106 करोड़ रुपए जारी किए थे। और सूत्रों के मुताबिक इसका पर्दाफाश इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी में मिले कागजात से हुआ। आरोप है कि आजम खान की यूनिवर्सिटी में खर्च करने वाले विभागों में पीडब्ल्यूडी और जल निगम समेत कई दूसरे विभाग भी शामिल थे। यही नहीं, खबर है कि आजम खान से जुड़े अल जौहर ट्रस्ट के अधिकारियों से ईडी की टीम पूछताछ करने की तैयारी में है, जिसके लिए अल जौहर ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों को नोटिस भेजने का काम भी शुरू कर दिया गया। क्योंकि रामपुर में आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी का संचालन करने वाले अल जौहर ट्रस्ट पर वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप है। खबर है कि इन्हीं आरोपों की पड़ताल के लिए ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों से ईडी पूछताछ करेगी। इधर मध्य प्रदेश के धार में भड़की हिंसा से पूरे प्रदेश में तनाव बढ़ गया। आरोप लगाया गया कि वहां गणेश विसर्जन के जुलूस पर पथराव के बाद माहौल बिगड़ा और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद वहां जमकर पथराव हुआ और कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी भी की। वहां से आई तस्वीरों में सड़क पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जो एक दूसरे पर पत्थर बरसाते दिखे। इस दौरान कुछ लोगों के हाथ में डंडे भी नजर आए। इसके अलावा गुस्साई भीड़ ने एक दुकान के बाहर आग भी लगा दी, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। ऐसे में भीड़ पर काबू पाने की कोशिश में 11 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल बताए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सारे वीडियोज और वो सब हमने कलेक्ट करके और उनसे संभाले जा रहे हैं किन लोगों ने ये घटना की है। पुलिस के मुताबिक हालात पर काबू पा लिया गया, लेकिन तनाव को देखते हुए वहां पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस बीच मध्य प्रदेश के खरगोन में अचानक एक बस के बेकाबू होने से उसमें सवार लोगों की जान हलक में अटक गई। इसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया,
जिसमें वो बस सड़क पर लहराती दिखी। इस दौरान उसके पीछे चल रही एक गाड़ी में सवार लोग उसका वीडियो बनाने लगे, जिसमें टायर फटने की वजह से वो बस सीधी चलते चलते अचानक लहराती दिखी। लेकिन कुछ दूर सीधे चलने के बाद जैसे ही मोड़ आया, उस बस के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और वो बस एक ही तरफ जाते हुए सड़क किनारे मौजूद नदी में गिर गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। So Rusty loves watching hip hop on TV, huh? And don't forget Theo, treadmill पर 20 मिनट रोज। बेचारा एक साथ कितना लोड लेगा? क्यों? Pinolex भी तो लेता है। So no stress. Pinolex। बड़ी खबर है, देश की राजधानी दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी पर दिल्ली पुलिस ने इस चोरी के मास्टरमाइंड को पकड़ने का दावा किया। लोकेश श्रीवास नाम के जिस युवक को गिरफ्तार किया गया, वो कोई मामूली चोर नहीं है, बल्कि एक सुपर चोर बताया जा रहा है। बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम देता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि करोड़ों की चोरियों को अकेले ही वो अंजाम देता है। दिल्ली के भोगल में गहनों की दुकान से हुई 25 करोड़ की चोरी को भी उसने अकेले ही अंजाम दिया था। ये इतनी बड़ी चोरी थी कि दिल्ली पुलिस शुरुआत में इसे किसी बहुत बड़े संगठित गिरोह का काम मान रही थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि लोकेश नाम के इस सुपर चोर ने अकेले ही छत काट कर इस चोरी को अंजाम दिया। और दिल्ली में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद कई चौंकाने वाले दावे किए। पुलिस के मुताबिक इतनी बड़ी वारदात को सिर्फ एक बदमाश ने अंजाम दिया, यानी 25 करोड़ रुपए के सोने के जेवरों की चोरी की वारदात को सिर्फ एक बदमाश ने अंजाम दिया। और पुलिस ने दिल्ली के भोगल में 3 दिन पहले हुई उस 25 करोड़ की चोरी का मुख्य आरोपी लोकेश श्रीवास को बताया। पुलिस ने उसे छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार करने का दावा किया। लोकेश के पास से पुलिस ने चोरी के उन जेवरों में करीब 18.5 किलो सोने के गहने बरामद करने का भी दावा किया। पुलिस ने दावा किया कि रविवार की रात लोकेश वहां अकेला पहुंचा और उसने दुकान में घुसने के लिए पत्थर काटने वाले कटर का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक वो कटर की मदद से उस दुकान की दीवार को काटकर वहां सेंध लगाने में कामयाब रहा। पुलिस ने बताया कि वो आरोपी सोमवार को पूरा दिन उसी दुकान के अंदर था और शाम को वहां से चोरी के जेवर लेकर बाहर निकला। पुलिस का कहना है कि उसे पता था कि वो दुकान सोमवार के दिन नहीं खुलती, इसीलिए वो अपने साथ खाने पीने का सामान भी ले गया था। और दिल्ली में करोड़ों के जेवर चोरी करने के आरोप में पकड़े गए लोकेश नाम के आरोपी के बारे में पुलिस ने हैरान करने वाले कुछ और दावे भी किए। पुलिस ने आरोपी लोकेश को देश के सबसे शातिर चोरों में एक बताया और सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम देने में उसे माहिर बताया। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने दावा किया कि उसने दिल्ली में 25 करोड़ की चोरी करने से पहले भी कई ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिन्होंने लोगों के साथ साथ पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पुलिस के मुताबिक दिल्ली की तरह ही उस पर हैदराबाद में भी करोड़ों की चोरी करने के आरोप लगे। पुलिस ने दावा किया कि वो छतों और दीवारों को काट कर चोरी करने में माहिर है और आरोपी लोकेश अपने साथ एक मिनी जनरेटर रखता है जिसका वो कटर चलाने में इस्तेमाल करता है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के पास से उस कटर को भी बरामद किया जिसके जरिए उसने दिल्ली में जेवरों की उस दुकान में सेंध लगाई। पुलिस ने दावा किया कि उस कटर को आरोपी ने खुद डिजाइन किया। इस बीच पुलिस की गिरफ्त में आ चुके आरोपी लोकेश श्रीवास तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस के लिए गूगल सर्च बड़ी मददगार साबित हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भोगल की उस गहनों की दुकान में हुई 25 करोड़ की चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस अंधेरे में हाथ पैर मार रही थी।
और इसी बीच शातिर आरोपी लोकेश श्रीवास का एक साथी छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ लग गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली पुलिस को लोकेश के बारे में बताया, जिसके बाद वारदात के आरोपी लोकेश श्रीवास की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही दिल्ली पुलिस ने गूगल सर्च की मदद ली। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि गूगल सर्च में लोकेश श्रीवास की जो तस्वीर पुलिस को मिली, उसका मिलान वारदात से जुड़े सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे लोगों से किया गया, जिससे पुलिस को बड़ी लीड मिली और उसने लोकेश श्रीवास का नंबर भी हासिल कर लिया। और जब पुलिस ने उसके नंबर की लोकेशन चेक की तो वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मिली। इसके बाद पुलिस ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी वीडियो चेक किए, जिनमें एक वीडियो में वो कश्मीरी गेट बस अड्डे से बस का टिकट लेता दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस उसे तलाश करते हुए छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई। इस बीच पटना में लगे कुछ पोस्टरों की वजह से एक नई बहस छिड़ गई। पटना में कुछ लोगों ने बिहार से अलग राजपुताना नाम के नए राज्य की मांग करते हुए पोस्टर लगा दिए। आरोप लगाया गया कि यह मांग संसद में आरजेडी सांसद मनोज सिन्हा की पढ़ी कविता के बाद उठी, क्योंकि उस कविता के जरिए उन पर ठाकुर यानी राजपूत समुदाय के लोगों के अपमान का आरोप लगा था। माना जा रहा है कि उसी के बाद बिहार के 7 जिलों सहरसा, समस्तीपुर, वैशाली, सारण, भोजपुर, रोहतास और औरंगाबाद को मिलाकर एक नया राज्य बनाने की मांग कर दी गई। ये वो जिले हैं जहां राजपूत समुदाय के लोगों की जनसंख्या ज्यादा बताई जाती है। अब नए राज्य की मांग कर दी गई है या पोस्टर लगाकर। जानकारी के मुताबिक ये पोस्टर सिद्धार्थ क्षत्रिय नाम के कांग्रेस नेता ने लगवाए, जिनमें बाकायदा मनोज झा की तस्वीर लगाकर उनकी कविता का विरोध भी किया गया। इस दौरान ये आरोप लगाया गया कि मनोज झा ने राजपूत समुदाय के लोगों का अपमान किया, इसीलिए नए राजपुताना राज्य की मांग की गई। इधर पंजाब में लगातार दूसरे दिन भी किसानों का रेल रोको आंदोलन जारी रहा, जिसकी वजह से पूरे राज्य में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, क्योंकि वहां जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, जबकि कुछ के रूट बदल दिए गए, जिसकी वजह से वहां यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पंजाब के जलंधर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें किसान रेल की पटरियों पर बैठे दिखे। वहां उन्होंने रेलवे ट्रैक पर गद्दा बिछाकर और उसके ऊपर टेंट लगाकर अपना डेरा जमा लिया, जबकि कुछ आंदोलनकारी रेलवे प्लेटफॉर्म पर कब्जा जमाए नजर आए। यही नहीं, पंजाब के मोगा से भी ऐसी ही तस्वीरें आई, जिनमें किसान संगठन से जुड़े लोग हाथ में झंडे लेकर प्रदर्शन करते दिखे। वहां बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने रेलवे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह घेर लिया और सरकार से मुआवजे की मांग की। उसके लिए हम लोग 50,000 करोड़ से भी ज्यादा पैकेज की मांग करते हैं। उत्तर भारत में आई बाढ़ की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद मुआवजे की मांग कर रहे किसान संगठनों ने 3 दिन का रेल रोको आंदोलन छेड़ दिया। इसके दूसरे दिन भी किसानों ने रेलवे ट्रैक पर जमकर प्रदर्शन किया और इसका असर चंडीगढ़ में दिखा। वहां भी मुआवजे की मांग करते हुए किसानों ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी वजह से अंबाला से चंडीगढ़ जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि वहां हुए प्रदर्शन की वजह से गाड़ियों का लंबा जाम लग गया और वहां से गुजरने वाली गाड़ियां उसमें बुरी तरह फंस गईं। जिसके बाद देखते ही देखते दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिसके बाद वहां जैम खुलवाने के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। इस दौरान धरने पर बैठे किसानों और पुलिस के जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई और प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। लेकिन इस बीच प्रदर्शन करने वाले किसानों ने पुलिस कर्मियों को चारों तरफ से घेर लिया और हंगामा करने लगे। इधर पुलिस सूत्रों के मुताबिक माफिया सरगना अशरफ अहमद का साला सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से पुलिस के जाल में फंस गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही वो फरार चल रहा था। सूत्रों ने बताया कि फरारी के दौरान वो अपने 4 दोस्तों के संपर्क में था और लगातार मोबाइल नंबर बदलकर बातें करता रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सद्दाम को दबोचने के लिए यूपी एसटीएफ की एक टीम उसकी महिला मध्य प्रदेश के खरगोन में अचानक एक बस के बेकाबू होने से उसमें सवार लोगों की जान हलक में अटक गई। इसका डरा देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो बस सड़क पर लहराती दिखी। इस दौरान उसके पीछे चल रही एक गाड़ी में सवार लोग उसका वीडियो बनाने लगे, जिसमें टायर फटने की वजह से वो बस सीधी चलते चलते अचानक लहराती दिखी। लेकिन कुछ दूर सीधे चलने के बाद जैसे ही मोड़ आया, उस बस के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और वो बस एक ही तरफ जाते हुए सड़क किनारे मौजूद नदी में गिर गई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई, जिसे देखकर उस बस के पीछे चल रही गाड़ी में सवार लोग भागकर वहां आए और उस बस में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। बताया गया कि उस बस में कुल 15 लोग सवार थे, जिनमें ड्राइवर समेत 7 लोग घायल हो गए। इस बीच अमेरिका और इजरायल का दुश्मन देश ईरान एक बार फिर एक रहस्यमयी धमाके से दहल गया। कुछ दिनों पहले ही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के एक बेस के बेहद करीब विस्फोट की खबर आई थी, लेकिन ईरान इंटरनेशनल न्यूज चैनल के मुताबिक इस बार धमाका तेहरान में सेना के एक ठिकाने पर ही हो गया, जिसके बाद ईरान की सेना के भी हाथ पांव फूल गए। धमाके के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें दूर तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। शहर के बीच अचानक उठते धुएं को देख वहां के लोग भी सन्न रह गए। कुछ दिन पहले ही वहां ईरान की सेना के बैलिस्टिक मिसाइलों के उस बेस पर विस्फोट हुआ था, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई गई थी कि उस धमाके के पीछे इजरायल का हाथ होगा। लेकिन अभी धमाके की गूंज कम हुई ही थी कि वहां एक और धमाके की खबर आ गई। हालांकि ईरान के रक्षा मंत्रालय ने तेहरान में सेना के ठिकाने पर हुए विस्फोट को आग लगने की मामूली घटना बता दिया।
उधर अफ्रीकी देश सोमालिया का एक शहर एक तेज धमाके से दहल गया। वहां की पुलिस के मुताबिक एक कार में बम विस्फोट होने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए। इस धमाके के पीछे आतंकी संगठन अल शबाब का हाथ बताया गया, क्योंकि बीते कुछ दिनों से अल शबाब ने सोमालिया की सेना की नाक में दम कर रखा है। लेकिन इस बार तो सारी हदें पार हो गई, क्योंकि कार में बम विस्फोट एक बाजार में उस वक्त किया गया जब वहां लोगों की भीड़ थी। जैसे ही उस कार में धमाका हुआ, उसकी चपेट में आने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 3 सैनिक भी शामिल बताए गए। लेकिन बाजार के बीच हुए धमाके से लोग खौफ से भर गए। हालांकि किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इस बात के कयास लगाए गए कि धमाका आतंकी संगठन अल शबाब ने किया होगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों में वहां इस संगठन के हमले पहले से और ज्यादा बढ़ गए। इस बीच अमेरिका ने ईरान पर अपने एक हेलीकॉप्टर पर लेजर से हमला करने का आरोप लगा दिया। फ्रांस की न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक ये घटना तब हुई जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर वहां से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर नजर रखने के लिए गश्त कर रहा था। क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि ईरान पिछले 2 साल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले करीब 20 अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को जब्त कर चुका है, और इसीलिए अमेरिका समंदर के इस हिस्से से गुजरने वाले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर नजर रखता है। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक एक रोज पहले भी अमेरिका का AH-1Z वाइपर नाम का हेलीकॉप्टर समंदर से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रख रहा था, लेकिन अमेरिका का आरोप है कि उसी दौरान ईरान के सैनिकों ने उसके हेलीकॉप्टर को लेजर से निशाना बनाया। मतलब ये कि ईरान के सैनिकों ने हेलीकॉप्टर उड़ा रहे पायलट की आंखों पर लेजर लाइट चमकाई। दावा किया गया कि ईरान की तरफ से लेजर लाइट चमकाकर ये बताने की कोशिश की गई कि अमेरिका का हेलीकॉप्टर उसकी समुद्री सीमा के पास मंडरा रहा है, और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए ही ईरान की तरफ से ये कदम उठाया गया। इधर इस्कॉन में बीजेपी सांसद मेनका गांधी को 100 करोड़ का मानहानि नोटिस भेज दिया। मेनका गांधी ने इस्कॉन पर गायों को कसाईयों के हाथ बेचने का आरोप लगाया था, और मेनका गांधी के इन्हीं आरोपों पर इस्कॉन से जुड़े लोग भड़क गए। इतने बड़े सोसाइटी के विरुद्ध बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के इस तरह का झूठ बोल सकती हैं। यही नहीं, इस्कॉन ने मेनका गांधी के इन आरोपों को खारिज भी किया। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पटना के फुलवारी शरीफ में मौजूद दरगाह में दुआ मांगी गई। नीतीश कुमार इस दरगाह में चादर चढ़ाने पहुंचे, जहां मौलवी ने उनके लिए प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी। श्री नीतीश कुमार आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने, इसकी दुआ यहाँ की गई। इससे पहले नीतीश कुमार फूल और चादर की टोकरी सिर पर लिए दरगाह के अंदर जाते दिखे। इधर उत्तर प्रदेश विधानमंडल सचिवालय में हुई भर्तियों में फर्जीवाड़े की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल एक याचिका में 2020 में विधान परिषद के सचिवालय में हुई भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए विधान परिषद के साथ विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों की सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया। जिसके बाद सीबीआई की टीम सचिवालय में भर्तियों के दस्तावेज जुटाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों से पूछताछ करने में जुट गई। इस बीच मध्य प्रदेश के खंडवा में आग ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां मौजूद लोगों की जान हलक में अटक गई, क्योंकि वहां एक स्टील कारखाने में लगी आग ने पलक झपकते ही सब कुछ जलाकर राख कर दिया। और वहां से इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें भीषण आग का कहर साफ दिखा, जिससे उठने वाले धुएं का गुबार करीब 5 किलोमीटर दूर तक फैला नजर आया, और देखते ही देखते उस कारखाने में लगी आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि इस दौरान दमकल कर्मी आग पर काबू पाने के लिए पानी का छिड़काव करते दिखे, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि उसको काबू में करने के लिए उनके पसीने छूट गए, और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वो उसको बुझाने में कामयाब हुए। हालांकि आग किस वजह से लगी इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन इस आग में लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई। इधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए एक हादसे ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, क्योंकि वहां बन रही एक इमारत का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके मलबे में वहां बनी मजदूरों की कई झोपड़ियां दब गई। और इस घटना के बाद लखनऊ के पीजीआई थाना इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें वहां पहुंच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ के भी कई जवान वहां पहुंचे और मलबे में दबे मजदूरों को निकालने का काम शुरू किया गया। मलबा हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों की भी मदद ली गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी कई मजदूरों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद इमारत बनाने का काम कर रहे ठेकेदार और मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। इस बीच खबर है कि आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के आतंकियों की लगातार होती मौतों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की टेंशन बढ़ गई। दावा किया गया कि इसके बाद आईएसआई ने लश्कर से जुड़े कुछ आतंकवादियों और अपने एजेंटों को सुरक्षित ठिकानों में पहुंचा दिया, क्योंकि आईएसआई ने जिन आतंक के सांपों को बरसों तक पाला पोसा, उसे उनकी मौत का डर सताने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही कराची में मौलवी जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई थी। बताया गया कि उसे कश्मीर में दोबारा आतंकी गतिविधियां तेज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उसे कराची में दिन दहाड़े कुछ हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। माना जा रहा है कि उसकी मौत के बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हाथ पैर फूल गए और उसने लश्कर तैयबा से जुड़े कई आतंकवादियों और अपने एजेंटों को सेफ हाउस में भेज दिया। हालांकि आशंका जताई गई कि लाहौर में और उससे पहले पाकिस्तान में हुए कई हमले वहां मची गैंग वॉर की वजह से हुए।
लेकिन आईएसआई ने इसका आरोप भारतीय एजेंसियों पर मढ़ते हुए उसे भारत की साजिश बताने की कोशिश की। उधर अफगानिस्तान से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने तालिबान सरकार के विकास के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी। इस वीडियो में तालिबान का एक कमांडर अपने बच्चे को आतंक की ट्रेनिंग देने के बाद उसका टेस्ट लेता दिखाई दिया। और सूत्रों के मुताबिक इसके लिए उस छोटे से बच्चे के मन में गैर मुस्लिमों के खिलाफ बेतहाशा जहर घोला गया। इस वीडियो में वो बच्चा गले में खतरनाक बंदूक टांगे जिहाद और कट्टरपंथ की बातें करता सुनाई दिया। सूत्रों के मुताबिक उसे बाकायदा इसकी ट्रेनिंग तक दी गई और तालिबान के कमांडर ने उसका टेस्ट तक लिया। और इस दौरान वो उसके अंदर भरे जहर की तारीफ करता भी नजर आया, जिसके बाद तालिबान सरकार की मंशा पर एक बार फिर सवाल उठने लगे और ये आरोप लगाया जाने लगा कि दुनिया को दिखाने के लिए तो तालिबान ने आधुनिकता का मुखौटा पहन लिया, लेकिन उसके कमांडर अब भी अपने बच्चों को बम और बारूद की शिक्षा देने से बाज नहीं आ रहे। इधर भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर धमकी देने के मामले में खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ गुजरात के अहमदाबाद में साइबर सेल ने केस दर्ज कर लिया। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में वर्ल्ड कप का मैच होना है और सूत्रों के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने इस अहम मैच में गड़बड़ी करने की धमकी दी थी, जिसके बाद जांच एजेंसियां अलर्ट हो गईं और अहमदाबाद साइबर सेल ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने पूरी दुनिया पर एक चिट्ठी बम फोड़ दिया, जिसके मुताबिक उसके निशाने पर अब 2 मुस्लिम देश आ गए। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन रूस से जंग के बीच ईरान और सीरिया पर हमला करना चाहता है और इसीलिए उसने G7 देशों को एक चिट्ठी लिखकर अपना इरादा साफ कर दिया। द गार्डियन के मुताबिक यूक्रेन ईरान और सीरिया पर बुरी तरह भड़क गया और अब वो इन पर हमला करना चाहता है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की तरफ से जो मिसाइलें उस पर दागी जा रही हैं, वो इन्हीं दोनों देशों में बनाई गई। खबर के मुताबिक यूक्रेन ने G7 देशों को जो चिट्ठी लिखी उसमें उसने दावा किया कि 3 महीने में रूस ने जो मिसाइलें उस पर दागी उनमें ज्यादातर ईरान की थी और इसीलिए यूक्रेन हमले करके ईरान की हथियार फैक्ट्रियों को तबाह करना चाहता है। लेकिन अगर यूक्रेन ने ईरान और सीरिया पर हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। यूक्रेन ने दावा किया कि ईरान के ड्रोन में जिन पुर्जों का इस्तेमाल किया गया वो G7 देशों की कंपनियों में बनाए गए। G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका का एक समूह और इसीलिए यूक्रेन ने G7 देशों को चिट्ठी लिखकर ईरान और सीरिया पर हमले की मांग कर डाली। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने देश में शरिया कानून बनाने की पैरवी कर दी। उन्होंने दलील दी कि इस्लामी कानून से देश में रेप और मर्डर की वारदात कम हो जाएगी। और अपनी दलील के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने सऊदी अरब के सख्त कानून का उदाहरण भी दिया। शरीयत के कानून लागू हो जाए तो रेप नहीं होगा, बहुत सख्त सजाएं हैं उसके लिए। यही नहीं, उन्होंने रेप की घटनाओं के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के विंटर एक्शन प्लान को लॉन्च किया। इस प्लान से सर्दियों में होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने का दावा किया गया और इस विंटर एक्शन प्लान के तहत 15 योजनाओं को दिल्ली में सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। खुले में कूड़ा जलाने पे प्रतिबंध है और 611 टीमों का गठन किया गया है जो इसके ऊपर निगरानी रखेंगी। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने यह भी दावा किया कि दिल्ली में 2014 के मुकाबले इस बार प्रदूषण में 30% की कमी आई है। इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग के रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, ये दावा मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा ने किया। एक रोज पहले उज्जैन में 12 साल की बच्ची के रेप के आरोप में एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया था और पुलिस की जांच के मुताबिक उस ऑटो ड्राइवर ने ही 2 रोज पहले बच्ची का रेप किया था। रेप की घटना पर मचे सियासी हंगामे के बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष VD शर्मा ने आरोपी के घर बुलडोजर चलवाने का ऐलान कर दिया। बुलडोजर भी चलेगा, जिंदगी पे बुलडोजर चलेगा। वहीं आरोपी के पिता ने अपने बेटे की इस करतूत पर गुस्सा जाहिर किया और उसे फांसी दिए जाने की मांग कर दी। ऐसे आदमी को जीने का कोई अधिकार नहीं समाज के अंदर। 2 रोज पहले उज्जैन में उस नाबालिग के रेप की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने 1 रोज पहले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब उसके घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। उधर महंगाई से परेशान जापान के सैकड़ों लोगों ने वहां की सेना के बजट में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। सेना के खर्च में हो रही बढ़ोतरी से नाराज सैकड़ों लोग राजधानी टोक्यो की सड़कों पर उतर आए और उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। सेना के खर्च में हो रही बढ़ोतरी से नाराज लोगों ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार महंगाई को कम करने की बजाय रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रही है, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए प्रदर्शनकारियों ने सेना के खर्च में लगातार हो रही बढ़ोतरी का विरोध किया। लेकिन रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना जापान की मजबूरी बन गई, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में चीन अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा। वो जापान को लगातार आंख दिखाकर उसे धमकी दे रहा है। यही वजह रही कि जापान अपनी सेना को और ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता है। इधर महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसके बाद लोग दंग रह गए। वहां कॉफी की एक मशीन में छिपाकर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत के सोने की तस्करी की जा रही थी।
लेकिन चेकिंग के दौरान नागपुर के कस्टम्स विभाग की टीम से वो नहीं बच सका और 3.5 किलो सोना जब्त कर लिया गया। हैरानी की बात यह कि 2 करोड़ के सोने को पिघलाकर कॉफी बनाने वाली मशीन में भरकर ले जाया जा रहा था। इस बीच रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत LAC पर एक खुफिया सड़क बनाकर चीन की नींद हराम करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक ये सड़क ऐसी जगह से गुजरेगी जहां तक चीन की सेना की नजरें नहीं पहुंच पाएंगी। मतलब चीन की चालबाज निगाह से बचकर साल भर LAC पर तैनात भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। रक्षा सूत्रों के मुताबिक लद्दाख की नुब्रा घाटी में ससोमा से निकलने वाली ये 130 किलोमीटर लंबी सड़क भारत के उत्तरी सैन्य अड्डे दौलत बेग ओल्डी तक जाएगी और एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे नवंबर तक तैयार कर लिया जाएगा। जिसका मतलब ये कि अब भारत चीन सीमा पर मौजूद जवानों की मुश्किलें काफी हद तक कम हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सीधा रास्ता मिल जाएगा जिस पर चीन चाहकर भी नजर नहीं रख पाएगा। रक्षा सूत्रों के माने तो सेना के लिए सड़क बनाने वाला संगठन BRO इसके बाद वहां एक 7 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने का काम भी करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर LAC पर चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। उधर अमेरिका की एक खबर दुनिया के कई देशों में सुर्खियां बन गई। वहां इलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर में बदलाव करते हुए चुनाव का काम करने वाली टीम को ट्विटर से हटा दिया और इसकी जानकारी इलॉन मस्क ने खुद ट्वीट कर दी। ट्विटर की ये टीम दुनिया भर में हो रहे चुनावों पर नजर रखती है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान ट्विटर पर की जाने वाली भड़काऊ पोस्ट को रोकने का भी काम ये टीम करती है, जिसे इलॉन मस्क ने हटा दिया। उधर राजस्थान के कोटा में छात्रों के आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार ने छात्रों की काउंसलिंग शुरू कर दी। वहां मेडिकल विभाग की टीम ने कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्रों का तनाव खत्म करने का जिम्मा उठाया, जिसके लिए मेडिकल विभाग की टीम ने कोटा के कई घरों में जाकर सर्वे किया और 8000 से ज्यादा छात्रों का डेटा तैयार किया। सुसाइड के मल्टीपल फैक्टर हैं, या तो वो मानसिक दबाव में। मेडिकल टीम के इस सर्वे के मुताबिक कोटा के करीब 1000 छात्र तनाव में पाए गए। उधर फ्रांस में बच्चों को स्कूल में परेशान किए जाने का मामला तूल पकड़ने लगा, जिसके बाद वहां की सरकार सख्त हो गई, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में वहां बच्चों को स्कूल में परेशान किए जाने की वजह से खुदकुशी के मामले बढ़ गए, जिसके बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश दिखा और उन्होंने फ्रांस की सरकार से इसकी शिकायत, जिसके बाद फ्रांस की सरकार ने बच्चों की परेशानी दूर करने के लिए सख्त फैसले लिए, क्योंकि खुद फ्रांस की सरकार ने आंकड़ा जारी किया कि पिछले 1 साल में वहां 10 लाख ऐसे मामले सामने आए जिनमें या तो बच्चों को स्कूल में परेशान किया गया या फिर उन्हें सोशल मीडिया पर तंग किया गया, जिसकी वजह से कई बच्चों ने खुदकुशी कर ली। पेरिस में तो एक 15 साल के बच्चे ने स्कूल के पहले ही दिन घर लौटकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद ये मामला फ्रांस की सरकार के पास पहुंच गया और सरकार ने ऐसे स्कूलों पर सख्ती की और बच्चों को हर हफ्ते एक खास क्लास देने का फैसला किया, जिसमें उन्हें इस तरह के मामलों से निपटना सिखाया जाएगा। इस काम के लिए स्कूलों में स्टाफ भी रखा जाएगा। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान में इमरान खान के बाद 2 और नेताओं को तोशाखाना मामले में जेल हो सकती है। वहां पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी पर विदेशी मेहमानों से मिले तोपों के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे और इमरान खान की तरह ही पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने समझ भेज दी। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पूर्व PM यूसुफ रजा गिलानी पर यह आरोप लगा कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए विदेशों से तोहफे के तौर पर मिली महंगी कारों को तब के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व PM नवाज शरीफ को अपने पास रखने के लिए दिया। इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि उन्होंने कुछ नेताओं के लिए नियमों में ढील भी दी, जिसके बाद पाकिस्तान की जांच एजेंसी ने उन पर शिकंजा कस दिया। यही वजह रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ समन्स जारी करते हुए 24 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होने के आदेश जारी कर दिए। इधर जसवंत सिंह गिल पर बनी फिल्म मिशन रानीगंज के ट्रेलर में भी इंडिया के बजाय भारत नाम का इस्तेमाल किया गया। यह फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज होगी, जिसमें जसवंत सिंह गिल की बहादुरी को पर्दे पर उतारा जाएगा। पहले यह फिल्म उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब फिल्म के नाम में द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू को हटाकर द ग्रेट भारत रेस्क्यू कर दिया गया था। देश में भारत और इंडिया के बीच चल रही डिबेट के बीच फिल्म के ट्रेलर में भी इस बात का ध्यान रखा गया। भारत के वो सच्चे शूरवीर हैं। फिल्म में सरदार जसवंत सिंह गिल का किरदार अक्षय कुमार निभा रहे हैं, जिन्होंने कोयले की खान में फंसे 65 मजदूरों की जान बचाई थी। उधर रूस और चीन के साथ तनाव के बीच जापान ने एक बार फिर फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से समंदर में पानी छोड़ने का फैसला कर लिया, जिससे चीन, रूस और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। जापान की मीडिया के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में न्यूक्लियर प्लांट से समंदर में पानी छोड़ा जाएगा। एक बार फिर आपको बता दें कि इधर खबर फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट के बारे में है। चीन, रूस और चीन के साथ तनाव के बीच जापान ने एक बार फिर फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से समंदर में पानी छोड़ने का फैसला कर लिया है, जिससे चीन, रूस और दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में हड़कंप मच गया। जापान की मीडिया के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में न्यूक्लियर प्लांट से समंदर में पानी छोड़ा जाएगा।
जिसके लिए जापान की सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। हालांकि अगस्त महीने में छोड़े गए पानी पर चीन और रूस समेत कई देश जापान पर बुरी तरह भड़के हुए हैं। चीन ने तो जापान से आने वाले सी फूड पर बैन लगा दिया। चीन और रूस ने जापान पर समंदर को सीवर की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से छोड़े गए पानी को दूषित बताते हुए दक्षिण कोरिया ने तो समंदर के एक हिस्से को प्रदूषित करने का आरोप जापान के प्रधानमंत्री पर लगा दिया। जबकि जापान ने लगातार ये दावा किया कि न्यूक्लियर प्लांट से छोड़ा गया पानी बिल्कुल भी दूषित नहीं और ये समंदर में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाएगा। जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट में करीब 133 करोड़ लीटर पानी जमा है, जिसे धीरे धीरे समंदर में छोड़ने का प्लान जापान सरकार ने बनाया है। इस बीच चीन में कम हो रही आबादी और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या ने वहां की सरकार की चिंता बढ़ा दी, जिसके बाद चीन की सरकार सैनिकों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लालच दे रही है। चीन के मीडिया के मुताबिक वहां की सरकार उन बच्चों के जन्म से लेकर उनकी देखभाल करने तक का खर्च भी उठाएगी और चीन की सरकार उन सैनिकों को 5 दिन की छुट्टी भी देगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने का लालच दे रहा है। चीन आबादी कम होने और देश में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होने के कारण जन्म दर में कमी की समस्या से भी जूझ रहा है। 7 साल पहले चीन ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया था। यही नीति साल 1979 में लागू की गई थी, लेकिन इस नीति को खत्म करने के बाद भी जनसंख्या दर नहीं बढ़ी और अब हालात खराब हो गए हैं। इधर विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। ये अंतिम रूप दिया जाएगा उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का विधानसभा चुनावों के लिए, और ये बैठक होने जा रही है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की। रविवार को यह अहम बैठक होगी और बैठक उस दिन शाम 6 बजे तय की गई। और खबर है कि उस बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नामों की चर्चा होने की संभावना है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ही उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम फैसला लेती है, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। इस बीच महिलाओं के आरक्षण वाले बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन गया। और राष्ट्रपति से हरी झंडी मिलते ही सरकार ने महिलाओं के आरक्षण वाले बिल की गैजेट अधिसूचना भी जारी कर दी। इस विधेयक को 20 सितंबर को लोकसभा और 21 सितंबर को राज्यसभा से पारित किया गया था। परिसीमन और जनगणना होने के बाद जब यह कानून लागू होगा, तब लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाएगा। उधर अमेरिका से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। वहां फ्लोरिडा में मानव तस्करी के आरोप में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें कई टीचरों समेत डिज्नी के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लोरिडा से मानव तस्करी की कई खबरें सामने आ रही थीं, जिसके बाद फ्लोरिडा प्रशासन एक्शन में आ गया और उसने मानव तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया और 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 119 पर वेश्यावृत्ति के लिए उकसाने का भी आरोप है। पुलिस की जांच में पता चला कि ये सभी आरोपी 35 से ज्यादा देशों में मानव तस्करी के कारोबार से जुड़े थे। इस बीच यूरोप के देश स्वीडन में हुई गैंग वॉर ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। वहां 2 गैंग की लड़ाई में 3 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्वीडन के प्रधानमंत्री एक्शन में आ गए और उन्होंने हिंसा रोकने के लिए पुलिस के साथ सेना को तैनात कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई गैंग वॉर में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। यही नहीं, स्टॉकहोम के पास एक और शहर में हुई गैंग वॉर में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा को रोकने के लिए स्वीडन के प्रधानमंत्री ने सेना और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और उसकी सीमा से लगे शहरों में पुलिस और सेना की तैनाती कर दी गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक स्वीडन में इस महीने गैंग वॉर में 11 लोगों की जान जा चुकी है। इधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भारत और बांग्लादेश की सीमा पर एक लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में वो मृतक लड़की बांग्लादेश की रहने वाली बताई गई और ये आशंका जताई गई कि हत्या के बाद उस लड़की के शव को बांग्लादेश की सीमा के नजदीक फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक वो लड़की मुंबई में काम करती थी। बाद में इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन राज्यों में कई रैलियां करेंगे। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक रैली करेंगे। इसके बाद पीएम 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। इसी तरह 5 अक्टूबर को उनका राजस्थान के जोधपुर और मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी चुनावी कार्यक्रम होगा। इधर बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बिना नाम लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। एक रोज पहले अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान दौरे पर सवाल उठाए थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उनके दौरे को आने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया था। चिंता का विषय है कि कुछ लोग
संवैधानिक संस्थाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं राजनीतिक चश्मा पहनकर। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विपरीत है। छत पे सोया था बेखबर कोई, छत पे सोया था बेखबर कोई, लूट कर ले गया है घर कोई। 100 बात की एक बात कही प्रताप ने, पेट था, पांव थे और गर्दन थी, अंजुमन में नहीं था सर को। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की बात।